कि निर्णय कैसे लें, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और जो जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ जुड़े भी हैं, जैसे हम ही किसी के साथ जुड़े हैं, तो अब उसके अनुसार हम उसके पैमाने पे फिट नहीं हैं। हम अगर सत्य बोलते हैं तो उसे समस्या होती है, झूठ बोलते हैं तो हमें समस्या होती है। फिर कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कट ऑफ कर लूँ चीज़ों से, क्योंकि हम ना तो उसे समझा पाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमसे जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी हुई है, और वो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक विशेष सर्कल टाइप का चला आता रहता है जैसे। तो एक अनिर्णय की स्थिति बनती रहती है। जैसे आज ही हम आ रहे थे, तो उसके लिए ये चीज़ें गलत थी, कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं। तो मेरा ये रवैया रहता है कि एज इट इज़ तुम एक्सेप्ट करो हमें जो हम हैं, और मैं एज इट इज़ तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ जो तुम। फिर ये सारी बातें होती है तो फिर मन फिर खिन्न हो जाता है चीज़ों से। तो वो एक गहरी निराशा और अनिर्णय की स्थिति होती है। उससे दूर होके भी समस्या होती है, और उसके पास होके भी समस्या होती है। तो एक त्रिशंकु वाली स्थिति बन जाती है। फिर उसमें आदमी जाएगा। आदमी पहले समझ तो ले कि ये स्थिति क्या है, फिर कुछ करने या ना करने का सवाल पैदा होगा। आपका किसी चीज़ को महत्व देना, आपके किसी संबंधी का उस चीज़ को महत्व न देना, साथ जुड़े हैं तो भी समस्या है, दूर हुए तो भी समस्या है, ना आए तो उसका मन खिन्न, आए तो किसी और का मन खिन्न। आगे बढ़े तो कष्ट, पीछे जाए तो पीड़ा। ये क्या है? ये आदमी की हालत का ही वर्णन नहीं कर रहे हैं हम। इससे बच जाओगे क्या अगर इसको किसी भी तरह एक रिश्ते में ठोक पीट कर सही भी कर लिया तो? ये आदमी की अनिवार्य हालत नहीं है क्या? और ये जो उहापोह की दुविधा की स्थिति है, ये एक ही रिश्ते में है, एक ही जगह है, एक ही समय है, एक ही स्थिति में है, या ऐसा है कि एक जगह दिख रही है क्योंकि वहां पर उभर कर सामने आ रही है, पर है हर जगह? जब ये देख लेते हो ना कि जिसको तुम अपनी व्यक्तिगत समस्या कह रहे हो वो तो मानव मात्र की स्थिति ही है, इंसान होने का नाम ही है ये त्रिशंकु की हालत। आगे कुआं पीछे खाई, बाएं सांपनाथ दाएं नागनाथ। इस हालत को ही कहते हैं इंसान होना। सुख मिले तो बेचैनी कि सुख छिन न जाए, दुख मिले तो बेचैनी कि सुख कब आएगा। अब सुख चाहिए कि दुख? बोलो। सुख मिले तो नींद नहीं आएगी क्योंकि अब सुख की पहरेदारी करनी है, चौकीदारी करनी है रात भर, कहीं कोई सुख छीन ना ले जाए, अब सो नहीं सकते। और दुख मिले तो नींद नहीं आएगी कि कहीं रात में सुख आके दस्तक दे और तुम दरवाज़ा ना खोलो, तो जागते रहो। जब देखोगे ना कि ये तो आदमी की हालत ही है, मानव मात्र की स्थिति और व्यवस्था यही है, तो फिर देखने का ढंग बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, केंद्र बदल जाएगा।
फिर इससे कोई व्यक्तिगत समाधान नहीं तलाशोगे, क्योंकि फिर इसमें तुम्हारे लिए कोई अनूठा समाधान नहीं हो सकता। सर इसमें ये लगता है कि हम कर भी क्या सकते हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ हर चीज़ जो होगा हमें नहीं लगता कि किसी पॉइंट पे पहुंच रहा होगा। पर अगर ये जान ही जाओ कि हम कर ही क्या सकते हैं, तो बेचैनी भी तो विलुप्त हो जाएगी ना। बेचैनी तो तभी होती है जब इस मजबूरी का एहसास होता है कि वो हो नहीं रहा जो मैं कर सकता हूँ। एक बार बिल्कुल हथियार डाल दो तो उसके बाद वो बेचैनी भी कहाँ रह जाएगी जिसके चलते ये सवाल पूछ रहे हो। सर पूरा मन जो है पूरी तरीके से हथियार भी डालना नहीं चाहता। मन हथियार इसीलिए नहीं डालना चाहता क्योंकि मन अभी देख ही नहीं रहा कि ये स्थिति कितनी अनिवार्य है। स्थिति का तो पता चल ही गया है। अपनी का पता चल गया है ना। तुम ये सोचते हो कि जो स्थिति है, पहली बात तो तुम्हारी है, व्यक्तिगत है, और सिर्फ किसी विशेष घड़ी में है, कभी कभी है, निरंतर है, अनवरत है, ये तुमने नहीं देखा है। एक रिश्ते में तुमने इस दुविधा को देख लिया है, जीवन इसी दुविधा का नाम है, ये तुमने अभी नहीं देखा है। कुछ हद तक इसको भी देखा है, ऐसा लगता है। जब पूरी हद तक देख लोगे तो हथियार पूरे डाल दोगे। हथियार न डालने का अर्थ है कि अभी तो मैं लड़ लूँगा। हथियार न डालने का अर्थ है कि सोच रहे हो कि संसार में ही कोई कोना ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर ये स्थिति नहीं होगी। उम्मीद अभी बाकी है तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे लिए वो खास ठिकाना होगा ज़रूर, जहाँ मुझे दोनों लोगों का सुख मिल जाएगा। वो खास ठिकाना होता नहीं है सर। फिर ये जान लो ना कि वो खास ठिकाना होता नहीं है। उम्मीद बड़ी गहरी चीज़ है। जब तक उखड़ेगी नहीं, जब तक उसकी जड़ भी जला नहीं दोगे, तब तक तड़पते ही रहोगे। अगर सर मैं आपकी बात पे इस पे बिलीव कर लूँ और बिलीव ले आऊँ कैसे भी, फॉर एग्जांपल एजम्पशन, तो क्या मैं बिना ऑब्जर्व किए हटा सकती हूँ? मतलब ऑब्जर्व करना ज़रूरी है मन को, फिर वो खुद ही हट जाएगा। बात इसकी नहीं कि तुम मुझ पे बिलीव कर लो। बिलीव मुझ पे कर रही हो तो उसी स्थिति से कर रही हो ना, मन की जो अभी है। मन की अभी जो हालत है, उस हालत के साथ तुम बिलीव करो या डिसबिलीव करो, वो हालत ही ठीक नहीं है। मैं उस हालत को बदलने की बात कर रहा हूँ। कैसे सर? मन की हालत मन के बोध पर निर्भर करती है ना। जितनी गहराई से मन जानेगा उतनी उसकी हालत बदलेगी। और तुम अभी जान रहे नहीं हो, तुमने विश्वास कर लिया, तो उससे मन की हालत थोड़ी बदल जाएगी। अब तो तुम उसी हालत को कायम रखते हुए विश्वास कर रहे हो, हालत तो कायम रह गई। सर हम लिविंग है, मन नॉन लिविंग है, तो वो हम पे हावी क्यों? हो, मन नॉन लिविंग है। कई बार बस उसके नूर की दाद दी जा सकती है, कुछ बोला नहीं जा सकता। क्या जवाब दूं, मन लिविंग है कि नॉन लिविंग? लिविंग नॉन लिविंग सब जिसके भीतर होते हैं उसको मन कहा जाता है। सब लिविंग नॉन लिविंग, दुनिया भर के जितने भेद, जितने द्वैत होते हैं, जिसमें होते हैं उसे मन कहते हैं। मन ना हो तो लिविंग नॉन लिविंग का अंतर कर पाओगे? उसको मन कहते हैं। मन अपने आप में थोड़ी कुछ लिविंग ना, कुछ होता ही नहीं मन अपने आप में। मन क्या है? सर फिर आपने जो कहा कि जैसे ये मन जब तक पक नहीं जाएगा, जब तक ये पूरा झेल नहीं लेगा, पूरी तरीके से टूट नहीं जाएगा, तब तक वो चीज़ें बोध नहीं होगी। तो इसका तो कोई अंत मुझे नहीं लगता सर। ये कैसे हो सकता है? ये तो मन है तो लड़ेगा ही, मन है जूझेगा ही, मन है तो अपने आप को सही भी करेगा।
ये बोध क्या अचानक उतर आएगा फिर कहीं से? अचानक उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये बातें उसके लिए हैं ना जो चाहता हो कि बोध हो। तुम उस दिशा में एक कदम तो बढ़ाओ। आखिर में क्या होगा कि बीच में क्या होगा, इससे इतना सरोकार क्या है? सर अभी तक तो यही हुआ, क्या कुछ हासिल नहीं हुआ इस मन से। उस मन से हासिल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हासिल करने की तमन्ना ही नहीं है। उम्मीद है कि जो हालत है उसी में हासिलियत हो जाएगी। मन के हासिल करने के अर्थ दूसरे होते हैं। मन के हासिल करने के अर्थ होते हैं कि कुछ हासिल नहीं किया बल्कि जो पहले से हासिल कर रखा था उसको छोड़ दिया। आगे बढ़ना होता है, कीमत देनी होती है। तुम सर्राफा बाजार में चले जाओ, ₹2 ₹4 के सिक्के लेकर के, चलो 10 का सिक्का ले लिया, और गए हो तुम ऐसे बाजार में जहाँ पर हीरे मोती सोना चांदी बिकता है, और मालिक आधे एक घंटे बाद वापस लौट रहे हैं मुंह लटका के। क्या? कुछ हासिल नहीं हुआ। अरे तुम लेके क्या गए थे? तुम कीमत चुकाने को तैयार थे। सर जो है वही तो लेके जाएंगे। तुम्हें पता भी ये क्या है? जो लौटा के लिए जा रहे हो उसको पूरा ही क्यों ना दे आए? जेब में जो है वो देने को तैयार हो, जेब वाले को क्यों ना दे आए? और फिर कहते हो जो है वही तो देंगे। हाँ, जेब ही बस है तुम्हारे पास, जिसने जेब धारण कर रखी है वो नहीं है तुम्हारे पास, उसको काहे ना दे आए? जाओ अपने आप को गिरवी रखाओ, अपने आप को बेच दो, फिर देखो हासिल होता है कि नहीं। जेब में ₹2 ₹10 रख के जाते हो, फिर कहते हो हासिल नहीं हुआ। इससे हासिल होगा? जाओ और जहाँ माल मिलता हो वहाँ अपने आप को बेचाओ, फिर देखो हासिल होता है कि नहीं। पूरी कीमत देनी पड़ती है, उससे पहले निष्कर्ष मत निकालो। सब हासिल होगा। सबकी नियति है हासिल करना। तुम चाहो तो भी बच नहीं पाओगे, हासिल तो हो ही जाएगा। हाँ, बीच में ये जो प्रपंच चल रहा है ये कितना खिंचता, ये तुम्हारे ऊपर है। पूरे टाइम अपने मन को ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं उससे मुक्ति पा सकती हूँ? मतलब मुक्ति तो घर परिवार संसार नौकरी सबसे मुक्ति पा जाएंगे। पूरे टाइम मन को ऑब्जर्व करेंगे तो खाएंगे कब? और कोई धंधा नहीं है। प्रोफेशनल ऑब्जर्वर बनना है। तो फिर कैसे मतलब पार निकल? अरे ये बहुत महीन बातें होती हैं। थोड़ी होता है पूरे टाइम मन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे? चश्मा नहीं चढ़ जाएगा? करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है वो हमें पता ही है। ऑब्जर्वेशन कोई करने वाली चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि अब क्या करना है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो ऑब्जर्वेशन ना करता हो। बात बस इतनी सी है कि ऑब्जर्वेशन से घबरा के हम इस तथ्य को ही छुपा देते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बता दिया जाए कि वो ना वो गंदी चीज़ है, तो जाएंगे, उन्हें वो चीज़ दिख भी जाएगी तो बोलेंगे हमने नहीं देखी, छी छी। तो वही हमारी हालत है। हमें जो दिखता है वो छिच्छी ही होता है। तो फिर हम ऑब्जर्व करके भी ऑब्जर्व करते नहीं। कैसे कहते हैं ऑब्जर्व किया? छिच्छी था।
सब ऑब्जर्व करते हैं, सबको दिखता है, कोई ऐसा नहीं है जिसको अपनी हालत ना पता हो। हाँ ये है कि बयान नहीं कर पाते, दबा देते हैं, अपने आप से ही झूठ बोल जाते हैं। सबको सब पता है। हम असल में बड़े नैतिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, संस्कारित लोग हैं। आप अभी यहाँ घूमने चले जाओ पहाड़ों पर, आप लौट के आओ, आपसे पूछा जाए क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? पहाड़, पेड़ पौधे, रास्ते, घटाएं, बहारें, बादल, छवियां, रंग, फुहारें, यही सब बताओगे? यही तो बताओगे। और भी तो चीजें होती हैं जंगल में, वो क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? नहीं देख पाए। हाँ देखी, पर वो तो कोई बताने वाली बात है, ये तो बेकार चीजें, इनकी कौन बात करे। जो तुम कह रहे हो कि तुमने देखा, उसको तो तुमने महत्व दिया ही, महत्व न दिया होता तो न देखा होता। पर जो कुछ तुम बता नहीं रहे हो कि तुमने देखा, उसको तुमने और ज़्यादा महत्व दिया है, इसीलिए मैं बार बार उसी की बात करूँगा। अरे डर तो लगता है, पर ये पता तो होता है ना कि वो है। डर भी क्या बताता है कि उसको कीमत दे रहे हो ना। आप किसी बच्चे के पास जाएं, बड़े होते बच्चे के पास, टीनेजर के पास, उससे कहें बेटा अपने दोस्तों के नाम बताना, वो अपने दोस्तों के नाम बता दे। वो जिस एक दोस्त का नाम ना बताए, समझ लेना सबसे खास दोस्त वही है। हाँ या ना? जिस एक का नाम ना बताए, समझ लेना सबसे खास वही है। जो छुपा दिया, उससे ज्यादा कीमत तुम किसी को नहीं दे रहे। इसीलिए मैं तो उसी की बात करूंगा जो छुपा हुआ है। लोग आते हैं रिफ्लेक्शन शेयरिंग के लिए, लिख लिख के भी भेजते हैं। मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा, फिर पढ़ता हूँ क्या नहीं लिखा, फिर समझ जाता हूँ ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तुम दो तरीकों से मुझे बताते हो कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। 5% वज़न उसका होता है जो तुमने लिखा, 95% उसका होता है जो तुम छुपाते हो। जो नाम कभी तुम्हारी ज़बान पे ना आए, समझ लेना वही तुम्हारे मन पे छाया हुआ है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है उसके साथ अपने आप को जोड़ रखा है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि वो बात मन पर छाई हुई है और इसीलिए अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी, संचालित करेगी बल्कि।